मधुलिका के दो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा निहार और छोटा बेटा रूपम। निहार एक अच्छी जॉब पोस्ट पर होता है और रूपम की हाल ही में जॉब छूट गई थी, इसलिए वो घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं दे पा रहा था। रूपम कई जगहों पर इंटरव्यूज देता है, लेकिन कहीं भी उसे जॉब नहीं मिलती। क्या हुआ बेटा? आज जिस जगह इंटरव्यू देने गया था वहाँ कुछ हुआ क्या? अच्छा। नहीं माँ, वहाँ पर भी काफ़ी इश्यूज हैं। उन्हें मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय की ज़रूरत है। पता नहीं माँ क्या होगा अब। अरे टेंशन ना ले बेटा, माता रानी सब ठीक कर देंगी। रूपम के दो बच्चे होते हैं, चिंटू और चिंकी। अब उन दोनों की फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो निहार से पैसों की मदद मांगने जाता है। निहार भाई, वो चिंटू और चिंकी की स्कूल की फ़ीस बनी है, वरना उन दोनों को एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। प्लीज़ अगर आप पैसों की मदद कर देते तो। ठीक है रूपम, तू चिंता मत कर, मैं दे देता हूँ पैसे। तू बस हिम्मत मत हार, इंटरव्यूज़ देते रह। बिजनेस वर्ल्ड बहुत बड़ा है। आई एम 100% श्योर कि तुझे अच्छी जॉब ज़रूर मिल जाएगी। थैंक यू भाई। निहार रूपम को फीस के पैसे दे देता है। तभी वहां पर रूपम की बीवी कोयल भी आ जाती है। धन्यवाद निहार भाई, आप हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, वरना आजकल के इस जमाने में कोई किसी की इतनी मदद नहीं करता। ये सब देखकर जिठानी चांदनी को बहुत गुस्सा आता है और वो बाद में निहार को खूब सुनाती है। बहुत दानवीर बनने का बुखार चढ़ गया है ना तुम्हें? अरे कब तक पालोगे उसके बच्चे तुमने क्या ठेका ले रखा है उसका? है 2 हफ्तों से 1 रुपया तक नहीं दिया उसने घर में। 2 बच्चे और एक बीवी को लेकर आराम से रह रहा है। चांदनी, अगर हम उनकी जगह होते तो वो भी हमारी मदद ही करते। हमें इस वक्त उनकी मदद करनी होगी, आखिर वो मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है तो इसका मतलब ये है कि तुम उसके बीवी बच्चों को भी संभालोगे? हैं? दिमाग खराब करके रख दिया है। निहार चांदनी की बातों को अनसुनी कर देता है और चांदनी चिल्लाती रहती है। अगले दिन जब कोयल अपने लिए आलू के पराठे बना रही होती है, तभी चांदनी आकर गैस का बटन ऑफ कर देती है और कोयल से सारे आलू छीन लेती है। भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता भी है आलू कितने महंगे हो गए हैं, घी कितना महंगा है। अरे ये पूरा घर मेरे पति अकेले चला रहे हैं, तुम्हारा पति तो एक पैसे की मदद नहीं कर रहा, तो किस हक से तुम आराम से कुछ भी वेस्ट कर रही हो? ऐसा मत कहिए भाभी, वो कोशिश कर रहे हैं, जल्दी उन्हें भी कुछ काम मिल जाएगा। चांदनी गुस्से में चिंटू और चिंकी की थाली में से मक्खन और जैम निकालकर अपने दोनों बेटे राजू और मोनू को दे देती है। बड़े आए मक्खन और जैम खाने। ताई जी, हमें भूख लगी है, आपने ऐसा क्यों किया? हमें हमारा खाना वापस दे दो। चुप, एकदम चुप, ज्यादा बकर बकर मत करो और जो है उसे खाओ। राजू, मोनू, बेटा तुम दोनों अपना खाना फिनिश करो और कुछ चाहिए तो वो भी बता दो, ठीक है बच्चों? चांदनी की यह हरकत देखकर कोयल की आंखें भर आती है और रात में वो रूपम से कहती है, रूपम जी, चलिए यहाँ से चले जाते हैं, अब यहाँ और नहीं रहा जाता। भाभी रोज ताने देती रहती है और अब तो उन्होंने बच्चों में भी फर्क करना शुरू कर दिया है। चिंटू और चिंकी को भी डांटती रहती है बिना बात के। मेरे मायके चलते हैं, कम से कम वहाँ कोई ऐसे ताने तो नहीं देगा। देखते हैं कोयल, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है निहार भाई ऐसे नहीं है। चांदनी भाभी भी अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। तुम्हारे मायके जाने में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है कोयल, क्योंकि ये घर मेरे भाई का है, मेरा है। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। रूपम कोयल के मायके जाने की बात को टाल देता है। 2 दिन बाद जब त्योहार आता है, तभी राजू, मोनू, मधुलिका और चांदनी सब नए कपड़े पहनते हैं। और जब निहार रूपम को नए कपड़े लाने के लिए पैसे देता है, तभी निहार, कोई जरूरत नहीं है इन्हें पैसे देने की, त्योहार ही तो है, पड़े पुराने कपड़े पहन लेंगे, बात बात पर इतना पैसे देने की क्या जरूरत है? लेकिन चांदनी, हम सब ने अच्छे अच्छे नए नवेले कपड़े पहने हैं और ऐसे में। कोई बात नहीं भाई, हमें पैसे मत दो, हम अपने पुराने कपड़े ही पहन लेंगे। रूपम, कोयल और चिंटू चिंकी त्योहार के दिन भी पुराने कपड़े ही पहनते हैं। निहार को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अकेले में चांदनी से कहता है, चांदनी, ये सब क्या नाटक है तुम्हारा? तुमने साफ साफ उनके सामने ऐसा बोल दिया, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। मेरा नाटक?
अरे तुम्हारा क्या नाटक चल रहा है, जरा उस पे गौर फरमाओ, फिर मुझे बोलो। और क्या बुरा लगेगा उन्हें, हैं? बुरा लगता है तो लगने दो, आई डोंट केयर। इतने बड़े शहर में अभी तक उसे नौकरी नहीं मिली, बस उल्लू बनाने के लिए पैंतरे चल रहे हैं और कुछ नहीं। तुम ना जरा अपने दिल को छोड़कर दिमाग से काम करो। ज्यादा भी रिश्तों के इमोशनल फ्लो में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मधुलिका ये सब सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। जेठानी चांदनी ससुराल पर इतनी भारी हो जाती है कि वो अब रूपम और उसके बीवी बच्चों के प्रति और भी सख्ती से पेश आती है। वो घर का कुछ भी काम नहीं करती और कोयल का हाथ भी नहीं बटाती। चांदनी भाभी, मैंने सब्जी बना दी है, रोटियां आप बना रही हो ना, तब तक मैं चिंटू और चिंकी को पढ़ा देती हूँ। उन्हें आज बहुत सारा होमवर्क भी मिला है। मैं आपसे कुछ काम धाम नहीं करने वाली, जाओ जाकर खुद ही सारा काम करो। इस घर में फ्री फंड का रहने मिल रहा है ना, तो अभी काम भी करो। और हाँ, मेरे लिए अदरक वाली चाय बना कर ले आना। लेकिन भाभी आप जस्ट शट योर माउथ। लेकिन वेकिन मत करती बैठो, जाओ चुपचाप जाकर काम करो। फुकट का खाते हैं, ऊपर से इन्हें आराम वाली जिंदगी भी चाहिए। मेरे पति को तो बस फ्री की एटीएम मशीन समझ रखा है। एहसान मन तो रत्ती भर के भी नहीं है। कोयल को चांदनी की बातें सुनकर बहुत दुख होता है। वो रसोई में काम करते समय फूट फूट कर रोती है। तभी मधुलिका वहां आ जाती है। ना बहू, बस मत रो, सब ठीक हो जाएगा। देखिए ना माँ जी, भाभी कितना अत्याचार कर रही हैं हम पर। हमारी मजबूरी है इसलिए हम यहाँ पर रह रहे हैं। रूपम जी ये सब जानबूझकर थोड़ी ना कर रहे हैं। मजबूरी का फ़ायदा उठाना और इतना कठोर बनकर अत्याचार करना, ये तो सरासर गलत है ना माँ जी। मधुलिका कोयल को गले से लगाती है और उसे सांत्वना देती है। अगले दिन राजू और मोनू चिंटू और चिंकी से अपने सारे खिलौने छीनने लगते हैं और आपस में झगड़ा करने लगते हैं। ये हमारे खिलौने हैं, हमारे पापा ने लाए हैं, दे दो हमें हमारे खिलौने। नहीं, ये हमारे खिलौने हैं। मोनू, राजू, छोड़ो हमारे खिलौने। तुम छोड़ो, तुम्हारे पापा ने नहीं खरीदे हैं। बच्चों के झगड़े की आवाज सुनकर चांदनी वहां चली आती है। क्या हुआ राजू मोनू, तुम दोनों अपने छोटे भाई बहन से क्यों लड़ रहे हो? मम्मी आपी ने कहा था ना कि हमारे पापा ही सारा घर का खर्चा उठा रहे हैं, तो ये सारे खिलौने भी हमारे ही हुए ना। चाचू तो एक पैसा भी नहीं दे रहे ना, तो इन दोनों का इन खिलौनों पर कोई हक नहीं बनता। हे भगवान, हम बड़ों के झगड़ों में इन बच्चों पर कितना बुरा असर हो रहा है। ये सब तो अच्छा नहीं है, मुझे ये सब रोकना होगा। तू सच में कितना गलत कर रही है चांदनी। चांदनी को अपनी गलती समझ में आ जाती है जब बच्चों पर झगड़ों का बुरा असर होने लगता है और वो रूपम और कोयल के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगती है। आई एम सॉरी रूपम, कोयल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत गलत किया तुम दोनों के साथ, लेकिन अब नहीं। बात हमारे बच्चों पर आ चुकी है अब, और मैं उन पर इस सब का बुरा असर पड़ने नहीं दूंगी। सॉरी रूपम, सॉरी कोयल। बस भाभी बस, आइए गले लगिए। मुझे पता था मेरी भाभी ऐसी नहीं है, आज उनका असली रूप दिख ही गया। उस दिन के बाद चांदनी सबसे अच्छे से पेश आती और पूरा परिवार खुशी से साथ मिलकर रहता। लता देवी की 2 बहुएं हैं। जहां बड़ी बहू काव्या हर काम में माहिर है, वहीं दूसरी और छोटी बहू अनीशा काम न करने की बहाने ढूंढती है और काव्या घर का सारा काम करती रहती है। लेकिन काव्या यूं ही घर का सारा काम करती रहेगी या फिर अपनी देवरानी को सबक के साथ साथ काम सिखाने का भी कोई तरीका अपनाएगी? आइए जानते हैं हमारी इस कहानी में। अनिशा बहू, ओ अनिशा बहू, यहाँ आ जाओ जल्दी। माँ जी, आपने बुलाया क्या? बहू ये ले, बाजार से भिंडी लेकर आई हूँ, बना ले और अच्छी बनाना। हाँ, चटपटी भी बनाना। क्या यार, इस बुढ़िया ने तो मुझे खाना बनाने के लिए दे दिया। सब्जी अब मुझे ही बनानी पड़ेगी, फिर रोटी भी तो बनानी पड़ेगी। क्या करूं? अनिशा बहू, क्या सोच रही हो इतना? खाना बनाने के लिए बोला है, कोई गणित का सवाल हल करने के लिए नहीं बोला जो इतना सोच रही हो। नहीं नहीं माँ, मैं कुछ नहीं सोच रही, बस जा रही हूँ खाना बनाने। अनीशा खाना बनाने के लिए चली जाती है, लेकिन वो खाना बहुत बेकार बनाती है। घर में कोई भी उसके हाथ का बना खाना नहीं खा पाता।
अनीशा बहू, ये क्या बनाया है तुमने? खाना तो कहीं से भी नहीं लग रहा ये। आखिर बनाया क्या है तुमने? माँ जी, मैंने ना आपको बताया नहीं था, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे तो पहले बता देती। इतना सारा खाना बर्बाद करने के बाद बता रही हो। आज से तुम घर का खाना बिल्कुल नहीं बनाओगी। जो काम तुम्हें आता है ना, बस वही करना। अपनी सास की बात सुनकर अनीशा को बहुत सुकून मिला। वो सोचने लगी, अच्छा हुआ जो मैंने खाना बेकार बनाया, चलो खाना बनाने से तो छुटकारा मिल गया। अगले दिन लता ने अनीशा से कहा, अनीशा बहू, खाना तो तुमसे बनेगा नहीं। एक काम करो, कपड़े धो लो और खाना बड़ी बहू बना लेगी। जी माँ जी। अनीशा कपड़े धोने में लग जाती है। कपड़े धोते हुए सोचती है, इतनी मुश्किल से तो खाने से जान बचाई थी, और अब ये कपड़े हाथ धोकर पीछे पड़ गए। इन कपड़ों का भी कोई ना कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा, नहीं तो इस घर के सारे कपड़े मुझे ही धोने पड़ेंगे। अनीशा उन कपड़ों को ठीक से नहीं धोती और कुछ कपड़ों को तो फाड़ ही देती है। जब लता ये सब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से कहती है, बहू, मैंने तुझे कपड़े धोने के लिए बोला था, फाड़ने के लिए नहीं। तूने कपड़े साफ करने की जगह कपड़ों का ही सफाया कर दिया। आज के बाद तू कोई कपड़े नहीं धोएगी। अनीशा ने जैसे ही अपनी सास के मुंह से ये बात सुनी तो उसने राहत की सांस ली और सोचने लगी, क्या बात है, मेरा तो हर तीर निशाने पर लग रहा है। चलो सही है, मुझे कपड़ों और खाने से तो राहत मिल गई। जहां अनीशा को खाने से राहत मिल गई थी, वहीं दूसरी ओर काव्या के ऊपर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। वो सोचने लगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अनीशा को घर का कोई काम ना आता हो। ये ज़रूर काम से बचने के लिए सारे ड्रामे कर रही हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि कपड़े माँ जी और मेरे ही फटे हैं, इसका तो कोई भी कपड़ा नहीं फटा। काव्या को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उसकी देवरानी काम ना करने के बहाने ढूंढ रही है। अब वो अपनी देवरानी को कुछ काम बताती तो वो काम छोड़कर अपनी सास की चमचागिरी में लग जाती। माँ जी, सारे मोहल्ले वाले और मेरे मायके वाले आपकी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आपने अकेले ही सारे घर को संभाला है। अरे बहू, सब लोग बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन तुम मुझे इतना मक्खन क्यों लगा रही है? नहीं तो माँ जी, मैं क्यों मक्खन लगाऊंगी, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। इस तरह अनीशा सभी काम से बच जाती, लेकिन काव्या ने ठान लिया कि वो अब अपनी देवरानी से ना तो सिर्फ काम करवा के रहेगी बल्कि अच्छा काम करवा के रहेगी। इसी तरह कई दिन बीत गए। काव्या अकेले ही सारे घर का काम करती है। एक दिन काव्या की माँ का फ़ोन आया। वो अपनी माँ से बात कर रही थी और अनीशा कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। कैसी हो माँ? बहुत दिनों के बाद फ़ोन किया। अरे बेटी, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता, इसलिए मैं भी तुमसे बात नहीं कर पाती। ये बता, ससुराल में सब कैसे हैं? तेरी सास ठीक है ना? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। मेरी सास ना मुझे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने मुझे अपना खानदानी हार भी दिया है। लेकिन बेटी, उन्होंने वो हार तुझे ही क्यों दिया? एक बहू और भी तो है ना घर में, उसे क्यों नहीं दिया? माँ, मैं ना सारे घर का काम अकेले करती हूँ और खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। मेरी देवरानी को कुछ भी नहीं आता, वो छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकती। इसलिए मेरी सास ने खुश होकर वो हार मुझे दे दिया। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी सास मुझे देने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तू ना बस अपनी सास की इसी तरह से सेवा कर। हाँ, चल फ़ोन रखती हूँ। ये सारी बातें अनीशा ने सुन ली। जिठानी जी तो बहुत चालाक निकली, उन्होंने माँ जी की सेवा करके, घर का काम करके खानदानी हार ले लिया, और मैं सिर्फ चमचागिरी करने में ही लगी रही। अब मैं भी घर का सारा काम करूँगी और माँ जी का दिल जीत के रहूँगी। अनीशा ये सोच ही रही थी, तभी उसकी सास बोली, काव्या बहू, काव्या बहू, मैं आज करेले लेकर आई हूँ। तुम बहुत अच्छे बनाती हो ना। माँ जी, आप भाभी के हाथ का खाना तो बहुत बार खा चुकी हो, आज मेरे हाथ का खाना खाकर देखिए, मैं भी करेली बहुत अच्छी बनाती हूँ। ना 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 बहू, तू रहने दे। तू बनाएगी तो सब्जी खाने के लायक भी नहीं बनेगी। करेला बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अरे तू तो दाल भी नहीं बना पाती, करेले क्या खाक बनाएगी?
अरे माँ जी, एक बार बनाने तो दीजिए, अच्छे बनाऊंगी पक्का। अनीशा अपनी सास के हाथ से करेले ले गई और उसे बनाने लगी। लता को लग रहा था कि वो करेले अच्छे नहीं बना पाएगी, लेकिन जैसे ही लता और काव्या ने करेले खाए तो दोनों को बहुत स्वादिष्ट लगे। तभी लता ने कहा, बहू, तूने तो करेले बहुत अच्छे बनाए हैं। कहाँ से सीखे? हाँ सच में, समझ में नहीं आ रहा, जो लड़की चाय नहीं बना सकती उसने करेले कैसे बना लिए? इंटरनेट से भाभी, आजकल ना इंटरनेट से कुछ भी सीख सकते हैं। बड़ी जल्दी सीख रही हो, अच्छी बात है। काव्या वहाँ से चली जाती है। इसी तरह अगली सुबह जब लता और काव्या सोकर भी नहीं उठ पाई थी, उससे पहले अनीशा ने घर के सारे कपड़े धो दिए। जब लता और काव्या ने ये सब देखा तो बहुत हैरान रह गई। अरे बहू, तूने कपड़े क्यों धोए? पता नहीं कितने कपड़े फाड़े होंगे तुमने। माँ जी देख लीजिए, एक भी कपड़ा नहीं फाड़ा मैंने, सारे कपड़े सही सलामत है और साफ भी धोए हैं। लता ध्यान से एक एक करके सारे कपड़े देखती है और कहती है, अरे अनीशा बहू, कपड़े तो बहुत साफ सुथरे धोए हैं तुमने। माँ जी, अनीशा काम तो सारा कर लेती है, वो भी अच्छी तरह से। क्यों अनीशा? अच्छा है ना भाभी, आपकी भी मदद हो जाएगी। आप दिन भर काम में लगी रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब अनीशा हर रोज़ खुश होकर सारे घर का काम करती है, साथ साथ अपनी सास की सेवा भी करती है। लता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी छोटी बहू आखिर इतनी जल्दी बदल कैसे गई, लेकिन काव्या को सब कुछ पता था कि उसकी देवरानी में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। तभी काव्या ने अपनी माँ को फ़ोन किया। अरे बेटी, आजकल तो तू जब मर्जी कॉल कर लेती है। माँ, आजकल ना घर का सारा काम मेरी देवरानी करती है, इसलिए मैं फ्री रहती हूँ। अच्छा, तो तुमने जो तरीका अपनाया था वो काम कर गया? हाँ माँ, काम कर गया और तीर सीधा निशाने पर लगा है। अब तो मेरे पास समय ही समय है। बेटा, इसका मतलब ये है कि तेरी देवरानी को काम तो सब कुछ आता था, लेकिन वो जानबूझकर काम न करने के तरीके ढूंढती थी। हाँ माँ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं भी उसकी जिठानी हूँ, उस पर भारी पड़ूंगी। अब से वही घर का काम करेगी। चलो माँ, मैं रात को कॉल करती हूँ। इस तरह जिठानी अपनी देवरानी पर भारी पड़ गई। अनीशा लालच में ही सही सारे घर का काम करती है और काव्या आराम करती है। ये राज सिर्फ काव्या को पता था कि उसकी सास ने उसे कोई हार नहीं दिया, और अब तो आपको भी पता चल गया।